हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रोसो की फिलॉसफी को समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, रोसो इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कारण से हॉब्स और लॉक को पढ़ने के बाद रोसो के बारे में हमें देखना ही होगा, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लेकिन उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। रोसो की जो एक लेजेंडरी कोट है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, इस कोट के बारे में समझेंगे। ये रोसो की फिलोसफी का एकदम सेंट्रल थीम है, जो कहीं ना कहीं हम सब की फीलिंग्स है, करंट सोसाइटी में भी जो हमारी फीलिंग्स हैं सब लोगों की, उससे काफ़ी रेजोनेट करता है। समझेंगे रोसो के बारे में। 200-300 साल पुराने थिंकर हैं, येट हिज आइडियाज टू ग्रेट एक्सटेंट समटाइम्स फील्स वेरी नेचुरल टू अस। लगता है जैसे कि वो हमारी ही बात कह रहे हैं, हमारी ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखते हैं। तो उनके लाइफ के बारे में देखें तो ही वॉज बॉर्न इन जेनेवा 1712। तो 1712 का मतलब ये है कि ही लिव्ड इन द एरा ऑफ इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट हमने देखा है, राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, जो यूरोप में शुरू हो गई थी, और इसके साथ ही मेडिएवल एरा खत्म हो रहा था और मॉडर्न एरा शुरू हो रहा था। और रोसो की सबसे यूनिक बात यह है कि जहां एक तरफ सब लोग इनलाइटेनमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी, इन सबको सेलिब्रेट कर रहे थे और इसके फेवर में बातें करते थे, वहीं रोसो वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर टू क्रिटिसाइज modernity, to criticize rise of civilization associated with enlightenment. He has also criticized rationality. बहुत ज़्यादा rationality पे फोकस करने से इंसान खुद ही अपने सोच में फंस जाता है। कैसे, क्यों मॉडर्निटी को, सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं रोसो, वो हम देखेंगे। रोसो ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मकसद होना चाहिए हमें फ्री करना, हमें हैप्पीनेस दिलाना। इंसान के लिए रियल फ्रीडम अटेन करना पॉलिटिकल फिलॉसफी का मकसद होना चाहिए, और इसी कारण से वो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के वो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी बिल्ड करते हैं, टू रिस्टोर रियल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस फॉर पीपल। देखते हैं। देखिए, रोसो रिप्रेजेंट साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन हु इज ट्रबल्ड बाय राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कभी कभार हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, शहरों की भाग दौड़ में हम लोग, कभी कभार ऐसा लगता है कि हम फंस से गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, मशीन जैसा जीवन बिता रहे हैं। ह्यूमन इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। वी हैव सकम्ड टू द डिमांड ऑफ मार्केट। मार्केट जैसा हमसे एक्सपेक्ट करता है, हम वैसा बिहेव करते हैं। मार्केट के अंदर बस जरूरत है तो एफिशिएंसी की, वक्त पे ऑफिस पहुंच जाओ, काम करो, इतने फाइल्स क्लियर होने चाहिए। सो ये जो प्रॉब्लम आज का इंसान फेस करता है, कभी कभार उसको लगता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं। ये आइडिया को पहली बार रिप्रेजेंट किया रोसो ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कोट दिया कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। जब इंसान का जन्म होता है, वो उस वक्त जिस स्टेट में होता है, उसको नहीं पता कि वो एक सिविलाइजेशन में उसका जन्म हुआ है, जहां पे हर काम एक तौर तरीके से होता है। इंसान ऐसे बना ही नहीं है बंधनों के लिए। रोसो की जो थिंकिंग है, उनका ये जो कोट है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर, यहां बॉर्न से मेरा लिटरल मीनिंग जन्म का नहीं है। क्या है मीनिंग वो हम समझते हैं। तो रोसो का ये जो कोट है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, इसको अगर हमें फील करना है तो हमें, आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो फिल्म देखी होगी रॉकस्टार। और रॉकस्टार में एक गाना है, साडा हक एथे रक्त। उसके गाने के बीच में ही रणवीर कपूर एक डायलॉग बोलते हैं। वो जो डायलॉग है पूरी तरीके से रोसो के आइडिया से, रोसो के सेंटिमेंट से इंस्पायर्ड है। वो डायलॉग कुछ ऐसा है कि कई वर्ष पहले यहाँ एक जंगल हुआ करता था, घना भयानक जंगल। फिर यहाँ एक शहर बस गया, साफ सुथरे घर,
सीधी सड़कें दिखाई देने लगी और सब कुछ क्रम से होने लगा। लेकिन जिस दिन जंगल कटा उस दिन पक्षियों का झुंड यहां से उड़ गया, कभी वापस नहीं आया। मैं उन पक्षियों को ढूंढ रहा हूं। अब ऊपर ऊपर से पढ़ करके आपको लगेगा कि ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात कर रहा है रणवीर कपूर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कोट है, ये जो डायलॉग है, ये असल में बात कर रहा है द प्रॉब्लम्स दैट हैव स्टार्टेड विथ राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। ये जो पक्षियों का झुंड बात किया जा रहा है, वो लिटरल पक्षियों की बात नहीं हो रही है, वो उस इंसान की बात हो रही है जो सिविलाइजेशन राइज होने से पहले था। मस्त मौला इंसान था, अपने हिसाब से रहता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ तरीके से होने लगा, साफ सुथरे घर, सीधी मकान, बेसिकली राइज ऑफ मार्केट, एंड ह्यूमन वाज reduced टू अ मशीन, and now machine is judged on the basis of efficiency, not on the basis of feelings. Machines are not expected to have feelings. तो इंसान जब सिविलाइजेशन से पहले हुआ करता था, ये जो मॉडर्निटी के पहले का इंसान था, वो मस्त मौला इंसान था। उस सेंस में वो कह रहे हैं कि इंसान ओरिजिनली फ्री था, बट उसने धीरे 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 अपने लिए या मॉडर्निटी, सिविलाइजेशन और रैशनैलिटी के नाम पे चेन्स क्रिएट कर दी हैं। सो द चेन्स दैट ही इज टॉकिंग, रोसो इज टॉकिंग, इज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये समाज के नियम, तौर तरीके जिनको हमको मानना होता है, चाहे हम उससे अग्री करें या ना करें, सिविलाइजेशन, इन सब को हमें कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के नाम पे कई सारी चीजें हमारे ऊपर थोपी जाती हैं जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट और फीलिंग से अपोजिट फील होता है हमें, yet we have to follow it. That are the chains रोसो is talking about. रोसो कहते हैं कि देखिए सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, तो 3 स्टेप में बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग एक प्योर स्टेट ऑफ नेचर में थे। तो जैसे स्टेट ऑफ नेचर की बात की हॉब्स ने, लॉक ने, स्टेट ऑफ नेचर की बात रोसो भी कहते हैं, लेकिन रोसो का स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल अलग है हॉब्स के या लॉक के स्टेट ऑफ नेचर से। वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वहां पे इंसान अकेले रहता था, अभी फैमिली का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था। जैसे जानवर रहते हैं, मीटिंग कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा अकेले रहते हैं। जनरली बहुत सारे जानवर फ्री घूमते, इंडिपेंडेंट रहते हैं। बट इंसान उस स्टेट ऑफ नेचर में भी जो टेंडेंसी कैरी करता था, ये जो इंस्टिंक्ट कैरी करता था, वो 2 तरीके की थी। सेल्फ प्रिजर्वेशन की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, जो हॉब्स भी बात करते हैं। दूसरा एम्पैथी की या पिटी की, फॉर अदर्स, यानी कि खुद के जीवन की रक्षा भी करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी एक प्रेम की भावना रखता था। यानी कि इंसान क्रूअल, नास्टी, सेल्फिश नहीं था जैसा हॉब्स मानते हैं। तो रोसो का जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर वो काफी पॉजिटिव है, और वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान अपने ट्रू नेचर के हिसाब से रहता था, क्योंकि अभी समाज, सोसाइटी, सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, तो अपने हिसाब से रहता था। नो कंपैरिजन, किसी से कोई तुलना नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं कि फिर कंपैरिजन हो कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसके पास उतनी संपत्ति। तो प्रॉपर्टी से ही शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन एंड राइज ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट था ही नहीं स्टेट ऑफ नेचर में। इस कारण से वो कहते हैं रोसो कि इंसान स्टेट ऑफ नेचर में अपने हैप्पीएस्ट मोड में था। द स्टेट ऑफ नेचर इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी। लॉक कहते हैं कि थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस था स्टेट ऑफ नेचर में। हॉब्स कहते हैं कि लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट, ब्रूटिश, शॉर्ट, सॉलिटरी। और यहाँ बिल्कुल अकेले अलग बात करते हैं। रोसो कहते हैं कि इंसान अपने हैप्पीएस्ट कभी फेज में कभी हुआ करता था इंसान, तो वो स्टेट ऑफ नेचर में था। उस टाइम में इंसान को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, नोबल सैवेज। सैवेज मतलब जानवरों की तरह रह रहा है, कोई तौर तरीका, ऐसा कोई सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन अच्छा है, अच्छा इंसान है, नोबल है, दूसरों को परेशान नहीं करता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर होने लगा, तो हम लोग सेटल्ड लाइफ बिताने लगे। तो फैमिली आई, लोग छोटा मोटा घर वगैरह बनाने लगे, स्मॉल हट्स वगैरह अपने बनाने लगे।
लैंग्वेज भी डेवलप हुआ तो लोग एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगे। द फीलिंग ऑफ कंपैरिजन स्टार्टेड, और तब से ही इंसान का बंधन शुरू हुआ है, चेन। जो हम कहते हैं ना आज भी कि क्या कहेंगे चार लोग, वही बात कह रहे हैं रोसो कि यार क्या मतलब है तुमको चार लोगों से। लेकिन इंसान के एक अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा तब से आने लगी जब से ये धीरे धीरे समाज डेवलप हो रहा था कि हमको चार लोग अप्रिसिएट करें, चार लोग मेरी तारीफ करें। अब ये जो इच्छा है इंसान की कि चार लोग हमको तारीफ करें, इस चक्कर में इंसान अपने लिए कितने सारे बंधन बना देता है, चेन बना देता है, उसको खुद नहीं पता चलता। फीलिंग ऑफ कंपैरिजन एंड ऑल सच थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सोसाइटी। लेकिन यहां तक चलिए फिर भी ठीक था, सिंपल सोसाइटी थी तो ठीक था, थोड़ी बहुत बंधन शुरू हो गए थे लेकिन फिर भी जीवन ठीक था। फिर धीरे धीरे राइज हुआ एकदम स्टैब्लिश सिविलाइजेशन, सब कुछ कायदे से होने लगा, नियम से होने लगा। एंड इस स्टैब्लिश सिविलाइजेशन में दो मुख्य चीजें हुई। एक तो राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले लोग अपना छोटा मोटा झोपड़ी वगैरह बना रहे हैं, लेकिन अब एक वेल डिफाइंड कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा कैसल है, राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अब यहां पे जो है कंपैरिजन की जो या कंपटीशन की भावना है वो और मजबूत हो गई। अब इंसान तो एकदम दिखावों में रहने लगा, ऐसा कह रहे हैं रोसो। अपीयरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। कितनी सही बात कह रहे हैं, आज भी कई सारे लोग इसी में रहते हैं। हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। ऊपर से दिखना चाहिए कि वी आर लीडिंग एन आइडियल लाइफ, अ परफेक्ट लाइफ। सोशल मीडिया का दौर तो यही है, अपीयरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। और फिर जो रिच लोग थे, जो पहले बेईमानी से जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स अपने लिए इकट्ठा कर लिया, वो रिच हो गए। उन्होंने फिर नियम बनाया कि सुनो, एक सरकार होनी चाहिए, सब कुछ नियम कानून से होना चाहिए। सो दिस रिच पीपल दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट, but they wanted to create government not in order to maintain peace, stability and rights for poor people. They wanted to create a government so that their property could be protected. और रोसो कहते हैं कि इस टाइम में जो सिविलाइजेशन का राइज हुआ उसमें पहली चीज हुई राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स ने फिर लोगों को कन्विंस करा करके, इवन पुअर लोगों को भी कन्विंस करके बोला कि नहीं, एक सरकार होनी चाहिए जो सबकी रक्षा करेगी। बट असल में उनका इंटेंशन था कि वो सरकार उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रोसो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट ट्रिक एवर प्लेड बाय द रिच ऑन पुअर वाज दिस, वेयर दे हेल्प और लेड टू क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रोसो कहते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये वाला साइन हुआ जिसकी मदद से प्राइवेट प्रॉपर्टी आई और उसके बाद गवर्नमेंट बना। एंड वेल स्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन हो गया। कुछ लोग राजा बन गए, कुछ लोग नोबल क्लास बन गए, कुछ क्लेर्जी बन गए और कुछ लोग बेचारे भूखे नंगे मजदूर और पीजेंट्स बन गए। ये वो लोग थे जो समझ नहीं पाए इन बेईमान और रिच लोगों के खेल को। एंड दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कॉल्ड डिसेप्टिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसके साथ ही समाज में कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी का सिस्टम शुरू हुआ। इवन जो रिच हैं दे आर आल्सो नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर आल्सो continuously comparing themselves with others. तो इंसान ने अपने लिए एक अलग सा चेन बना लिया है, जिस चेन में जैसे बोलते हैं ना कि मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस जाती है, वैसे ही इंसान अपने जाल में खुद ही फंस गया और सब फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब फंसा है, अमीर भी। जो नेता लोग होते हैं जैसे, वो दिन रात दिमाग लगाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं कि कैसे पावर मेरे पास बनी रहे, तो वो कोई फ्री हो रही है। जो अमीर इंसान है वो दिन रात सोचता रह रहा है कि कैसे और मैं करोड़पति से अरबपति बन जाऊं, अरबपति से खरबपति बन जाऊं, तो वो फ्री हो रही है। वो इंसान जीवन थोड़ी जी रहा है, ऐसा रोसो कहेंगे। सो नो वन इज हैप्पी because of this civilization where we are having private property government and that government has been created as a result of deceptive social contract. बेईमानी वाला सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जो नहीं समझ पाए खेल वो बेचारे, उनको सताया जा रहा है और बाकी लोग पावर गेम खेल रहे हैं। लेकिन जो पावर गेम खेल रहे हैं वो भी तो दुखी हैं, परेशान हैं, एक दूसरे को आउट compete कर रहे हैं, आउट डू करने में लगे हुए हैं। इसलिए
एक बार फिर से अगर समझा जाए तो रोसो कहते हैं कि देखो, वी स्टार्टेड विथ प्योर स्टेट ऑफ नेचर, दैट वाज फर्स्ट स्टेज, और वहां से धीरे धीरे एक ट्रांजिशन स्टेज आया और फिर वी रीच टू द एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन। तो जो इंसान था, अगर इंसान की बात की जाए तो पहले ही वॉज बॉर्न फ्री। जब वो, अब हम लोग ये कोट समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन, इसको हम समझने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान पहले अपने स्टेट ऑफ नेचर में था, जब नोबल सवाज जैसा जीवन बिताता था, तो ही वॉज एक्चुअली फ्री। बट उसने अपने अराउंड ये सिविलाइजेशन क्रिएट किया, एंड नाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन्स एवरीवेयर, और अलग अलग तरीके के चेन्स, धर्म का चेन, समाज का चेन, इकोनॉमिकली सेटल होने का चेन, जीवन में करियर बनाना है उसका चेन। तो सिविलाइजेशन ने अलग अलग तरीके के चेन्स क्रिएट किए हैं। आर्टिफिशियल डिजायर्स, अगर आप ध्यान से सोचें तो एक इंसान को अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने कई सारे डिजायर्स बना लिए कि हमारा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे स्विमिंग पूल वाला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, और उसके पीछे हम भागते रहते हैं। दिस सिविलाइजेशन लेयर्ड विथ इनइक्वालिटी, आर्टिफिशियल डिजायर्स, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ थिंकिंग मैन। हम हर मिनट सोचते रहते हैं, एंड दैट थिंकिंग मैन इज एक्चुअली अ डिप्रेव्ड एनिमल। डिप्रेव्ड एनिमल मतलब एनिमल हु इज बाउंड, जो बंधन में है। हम पहले अगर एनिमल थे भी तो खुले जंगल वाले एनिमल थे, मजे से जीते थे, मस्त मौला। तो वही वो कह रहा है, पंछियों का झुंड था पहले, वो उड़ गया, रणवीर कपूर कह रहा है। अब हम डिप्रेव्ड एनिमल बन गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनका एक कोट है, सिविलाइजेशन इज फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, विथ राइज ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमैनिटी हैज फॉलन, नेचुरल गुडनेस हैज लेड टू राइज ऑफ सोशल करप्शन। एक किताब लिखी है रूसो ने, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक किताब लिखी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसी किताब के बाद वो पॉपुलर होने लगे थे। इस किताब में वो कहते हैं कि द फर्स्ट मैन हु हैविंग इंक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड थॉट ऑफ सेइंग दिस इज माइन, ये जमीन मेरी है। जो पहला इंसान था जिसने किसी एक जमीन के टुकड़े को घेर के कहा ये मेरी है, जिसने मेरा तुम्हारा शुरू किया कि ये मेरा है वो तुम्हारा है, दैट मैन वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी या सिविलाइजेशन। या दूसरे शब्दों में कहें तो दैट मैन वॉज द रियल रीजन बिहाइंड राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट मैन वॉज द रियल रीजन बिहाइंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, एंड दैट मैन वॉज द रियल रीजन बिहाइंड फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, बिहाइंड ऑल ऑफ अस इन चेन्स। तो ये तो रोसो ने समझाया कि कैसे हम लोग सब एक बंधन में हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न मैन वापस से फ्री कैसे हो, वापस से हम अपनी आजादी को कैसे पाएं। रोसो कहते हैं अपनी किताब, यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है। एक किताब जो पहले उन्होंने लिखी जहां पे उन्होंने इक्वालिटी की चर्चा की, इनइक्वालिटी की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान नोबल सैवेज था पहले इन स्टेट ऑफ नेचर, बाद में इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन के बाद समाज में इनइक्वालिटी आ गया और हर इंसान जो है अब एक बंधन में है। इस किताब का नाम है डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इस किताब को लिखने के बाद रोसो बहुत पॉपुलर हो गए। 1755 में किताब लिखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा तुम्हारा हमने शुरू किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमने शुरू किया, इसके बाद से हम बंधन में आ गए। तो इसको लिखने के बाद रोसो काफी पॉपुलर हो गए। तो नेचुरल सी बात है कि जब रोसो ने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि विथ राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंसान बंधन में आ गया है अपनी इस किताब में 1755 वाले, तो उसका आप सॉल्यूशन भी देंगे। तो 1762 में एक वो किताब लिखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे वो सॉल्यूशन अब देते हैं कि हाउ दिस मॉडर्न मैन हु इज इन दिस सिविलाइजेशन कैन अटेन फ्रीडम अगेन। वहां पे वो कहते हैं कि देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास इस किताब में। वो कहते हैं पहला, वी गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, वापस से सारी बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ दें, हम वापस से जंगलों में जाके रहने लगे। एक ऑप्शन ये है, बट दिस ऑप्शन इज इम्पॉसिबल। अब ये संभव नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक बार टूथपेस्ट को उसके पाउच से निकाल दिया गया तो वापस उसको पाउच में नहीं डाला जा सकता, वो संभव ही नहीं है। वैसे ही अब ये चीजें संभव नहीं है कि दोबारा से हम स्टेट ऑफ नेचर में जाएं, नॉट पॉसिबल। दूसरा, हम एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें आपस में,
और इस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हम एक नए समाज का गठन करें जो बना हो ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो पुराना सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, डिसेप्टिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग खत्म करें, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। नो वन शुड डोमिनेट अदर। इस तरीके से हम एक नए समाज को बनाते हैं, तब जाकर के इंसान सोसाइटी में रहते हुए भी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। तो सिविलाइजेशन को अब डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है। सिविलाइजेशन में रहते हुए भी जो हमारा फ्रीडम था इन द स्टेट ऑफ नेचर, उसको एंजॉय करने के लिए हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। इस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाएगा? इस न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली शर्त यह होगी कि समाज का हर इंसान, जैसे किसी भी देश की अगर बात हो रही है तो उस देश का हर इंसान पहले साथ आएगा, सामने आएगा और मिल करके नियम बनाएगा। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। कोई किंग या कोई एलीट ग्रुप कानून नहीं बनाएगा और सबके ऊपर अप्लाई किया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ लोग कानून बनाएंगे, जो इस केस में हुआ था डिसेप्टिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो अपने मकसद से बनाएंगे, अपने इंटरेस्ट से बनाएंगे और फिर उस कानून से इक्वालिटी नहीं आएगी। तो पहली कंडीशन न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि एवरीवन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। नो किंग, नो एलीट ग्रुप शुड मेक लॉ। और लॉ बनाते वक्त जब इंसान हो, यानी कि समाज का हर इंसान जब एक जगह इकट्ठा हो, तो लॉ बनाते वक्त दे मस्ट बी गाइडेड बाय देयर रियल विल, नॉट एक्चुअल विल। अब ये रियल विल एंड एक्चुअल विल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है रूसो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। रूसो कहते हैं कि देखिए, हर एक इंसान के सोचने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसमें वो थोड़ा सेल्फलेस तरीके से, मोरल तरीके से सोचता है, और दूसरा होता है जहां पे वो थोड़ा सेल्फिश तरीके से सोचता है। एक ही मुद्दा है, एक ही मैटर है, लेकिन जब वो थोड़ा सेल्फिश होकर के सोचता है तो उससे आने वाली जो सोच है उसको कहा जाएगा उसका एक्चुअल विल। और जब वो थोड़ा सा मोरल तरीके से होकर के सोचता है तो उससे आने वाली सोच को कहा जाएगा रियल विल। फॉर एग्जाम्पल, से ट्रैफिक के नियम है, आप सड़क पे जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, सामने रेड सिग्नल दिखा, अगर आपको देखा अपने आसपास में कि कोई पुलिस वाला नहीं है, चालान नहीं लगेगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे सिग्नल जंप भी कर लेता हूं तो कोई चालान नहीं होगा, कोई देख नहीं रहा, और आपने ट्रैफिक सिग्नल को जंप कर दिया थिंकिंग कि आप लेट हो रहे हैं, यू आर इन हरी, आपको ऑफिस पहुंचना जरूरी है, आपने ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया। सो दैट विल बी मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एक्चुअल विल। यू आर एक्टिंग इन सेल्फिश मैनर। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए कहीं और किसी को चोट ना लग जाए, या आप कुछ नहीं तो नियम तोड़ रहे हैं, एक खराब प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी ऐसा करेंगे तो केओस फैल सकता है, आप ऐसा नहीं सोच रहे। रियल विल क्या होगा इस केस में भी, यू विल फॉलो, अगर आप रियल विल से गाइडेड होंगे। और हर इंसान के सोचने के दो तरीके होते हैं किसी भी मुद्दे पे, एक्चुअल विल सेल्फिश थिंकिंग एंड रियल विल सेल्फलेस, या सेल्फलेस कहने के बजाय आप कह सकते हैं मोरल, जहां पे वो अपना भला भी सोच रहा है और बाकियों का भी भला सोच रहा है। ही इज थिंकिंग फॉर गुड फॉर ऑल इंक्लूडिंग सेल्फ। एक्चुअल विल में वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, उसकी इमीडिएट बेनिफिट ग्रेटिफिकेशन पे जाता है। एक्चुअल विल इज अबाउट प्लेजर सीकिंग, जबकि रियल विल इज अबाउट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन की, यार सोचो अगर सब लोग ट्रैफिक तोड़ने लगे तो कितना क्योस फैल जाएगा, तो नहीं, ट्रैफिक के नियमों को पालन करना है। रियल विल फॉलो करने से हैप्पीनेस आता है, प्लेजर नहीं। तो इस केस में ट्रैफिक वाले एग्जांपल में रियल विल ये होगा कि आप ट्रैफिक सिग्नल को रिस्पेक्ट करें। इससे क्या होगा, यू कीप एवरीवन सेफ इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो यू आर बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ योर्स एज वेल एज अदर्स। जैसे वोट करने जा रहे हैं आप वोट करने जा रहे हैं और आप अपने जाति के, अपने धर्म के नेता को वोट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो जब जीतेगा तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट पहुंचाएगा। सो दैट इज एक्शन गाइडेड बाय योर एक्चुअल विल। अगर आप वोट करें ऐसे नेता को जो सच में मेरिटोरियस है, जो पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा काम करेगा, और वैसे नेता को आप वोट कर रहे हैं, देन यू आर गाइडेड बाय योर रियल विल। तो रोसो कहते हैं कि सब लोग एक साथ आएंगे एंड वोट करके वो कानून बनाएंगे, लेकिन वोटिंग में दे मस्ट बी गाइडेड बाय देयर रियल विल, नॉट एक्चुअल विल। ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, रियल विल वाली थिंकिंग होनी चाहिए। रियल विल इज एक्चुअली व्हाट पीपल वांट, एक्चुअल विल इज व्हाट पीपल विल डू।
इसको कर्ब करना है, इस टेंडेंसी को रोकना है, इस टेंडेंसी को प्रमोट करना है। फिर रोसो क्या कहते हैं कि जब समाज में सब लोग एक साथ आएंगे और सब अपने अपने रियल विल के हिसाब से सोचेंगे, यानी कि जो सही है खुद के लिए भी और सबके लिए भी, उसके हिसाब से सोचेंगे, तो कलेक्टिवली रियल विल ऑफ ऑल विल लीड टू जनरल विल। और फिर जनरल विल यानी कि एक कलेक्टिव आइडिया बनेगा कि भैया ये चीजें करनी है सबको, और फिर जनरल विल के हिसाब से कानून बनाया जाएगा। तो विल ऑफ ऑल इन द एंटायर कम्युनिटी will be collectively known as general will. So general will is collective expression of real will of all. And then law will be made. General will तो एक broader idea हो गया, broader concept हो गया, ऐसा ऐसा होना है, सब लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, ये एक जनरल विल हो गया, ब्रॉडर आइडिया। अब उसके हिसाब से कानून बनाए जाएंगे कि सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है। सो जनरल विल के हिसाब से लॉ बनाए जाएंगे और वही लॉ लेजिटिमेट माना जाएगा, जस्टिफाइड माना जाएगा, पालन उसका किया जाएगा जो जनरल विल के हिसाब से बनाया जाए। इसके लिए रोसो कहते हैं कि लॉ इज लेजिटिमेट ओनली इफ इट एक्सप्रेसेस जनरल विल। अब जनरल विल के हिसाब से लॉ बने, इसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं रोसो फॉर रियलाइजेशन ऑफ जनरल विल, वो भी जरा देखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, समाज में सारे लोग, किसी भी देश के सारे लोग एक साथ आएंगे एंड दे विल वोट टुगेदर। सो रोसो इज not in favor of representative democracy. He believes in direct democracy. Law must be made by all. And while voting, in order to make law, people must be guided by their real will. तो रोसो कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे अगर कानून बनाना हो तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के और कानून बनाएंगे। नो, महत्वपूर्ण मुद्दों पे हर समाज के हर इंसान को साथ आना होगा और उनको अपने रियल विल से गाइडेड होकर के वोट करके फैसला करना होगा। दूसरी बात, तो पहली बात तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, दूसरी बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ही टॉक्स अबाउट कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि मेजॉरिटी के बेसिस पे वोट होता है और फैसला होता है कि मेजॉरिटी ने कह दिया जो बात वो मान ली जाएगी। यही कहा था लॉक ने भी। लेकिन रोसो कहते हैं कि नो, फैसले कंसेंसस के बेसिस पे होने चाहिए, मेजॉरिटी के बेसिस पे नहीं। ये नहीं कि 70% लोगों ने कुछ कहा, 30% लोगों ने उसका विरोध किया तो 70% वाले लोगों की बात मान ली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कंसेंसस बनाना है समाज में। जब वोट कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे फैसला कर रहे हैं, तो अब बार बार चर्चा करके एक ऐसा कानून बनाइए जिससे सब लोग अग्री करें। कंसेंसस एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल टुगेदर शुड बी देयर, इसको कहा गया है कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। रोसो कहते हैं यह संभव है। नॉर्मली हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि सर कंसेंसस बनाना संभव कैसे है, हर आदमी एक जैसा सोचे कैसे संभव, बट रोसो कहते हैं इट इज पॉसिबल इफ एवरीवन थिंक्स एज पर देयर रियल विल, देन कंसेंसस इज पॉसिबल। हर आदमी अपने सेल्फिशनेस से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचेगा तो कंसेंसस बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बन जाएगा। और एक बार जब जनरल विल तय हो गया तो जनरल विल को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी सरकार की। बट गवर्नमेंट विल जस्ट बी एन एग्जीक्यूटर, जनरल विल बी द सोवरेन। मतलब जनरल विल को इंप्लीमेंट करने का काम सरकार का है, सरकार बस एक नौकर होगी जिसका काम होगा जनरल विल के हिसाब से जो कानून बना है उसको एग्जीक्यूट करे। सरकार डोमिनेट नहीं कर सकती है लोगों को, कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो जनरल विल इज सोवरेन, गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटर, ऐसा कहते हैं रोसो। इससे हमें पता चलता है कि रोसो ऑल्सो बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेयर देयर विल बी अ सुप्रीम लॉ विच विल रिस्ट्रिक्ट एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल सा स्टेटमेंट दे बैठते हैं रोसो, जिसको लेकर के आज तक रोसो को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि एक बार जब जनरल विल बन जाएगा और उसके हिसाब से कानून बन जाएगा तो नाउ एवरीवन इन द सोसाइटी मस्ट फॉलो दैट लॉ। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं मानूंगा।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में रोसो ये कोट लिखते हैं अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अ मैन मे बी फोर्स्ड टू बी फ्री। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब कानून बन गया जनरल विल के हिसाब से, जैसे समाज ने मिल करके फैसला किया कि अच्छा सेहत बनाए रखना जरूरी है, सबने कहा हाँ बिल्कुल रियल विल से सोच करके, तो ये है जनरल विल। सबका रियल विल था कि हाँ अच्छा हेल्थ तो बनना चाहिए। सो एवरी वन कंटिन्यूज और हैज दिस रियल विल दैट वी मस्ट मेंटेन गुड हेल्थ। इससे एक जनरल विल बना कि सबको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, समाज में सबका सेहत जरूरी है, सबको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, इस पे फैसला हुआ। तो ये जनरल विल है। जनरल विल मोटी मोटी बातें हैं। अब अच्छा सेहत रखने के लिए फिर कानून बनाया गया कि हमारे देश में शराब पे बैन होगा, सिगरेट पे बैन होगा। अब जनरल विल के हिसाब से कानून बन गया। अब कोई इंसान चोरी छुपे सिगरेट पिए, शराब पिए अपने घर में, तो उसको रोका जा सकता है कि नहीं आप नहीं पी सकते। वो ये नहीं कह सकता कि दिस इज मैटर ऑफ माय चॉइस, माय फ्रीडम। नो, समटाइम्स you can be forced to be free because your freedom is in line with your real will। आपका कभी कभी एक्चुअल विल आपके ऊपर डोमिनेट करने लगता है, मन करेगा शराब पीने का, बट दैट इज नॉट योर फ्रीडम। योर फ्रीडम इज जब आप हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो आपका रियल विल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर हमने जनरल विल बनाया सबने मिल करके, और जनरल विल के हिसाब से कानून बनाया गया है। बीच बीच में आपका जो एक्चुअल विल है वो आपके ऊपर डोमिनेट करेगा, तो आपका मन करेगा कि हम रियल विल से डेविएट हों, बट उस केस में कलेक्टिवली द गवर्नमेंट विल फोर्स यू टू बी फ्री, मतलब गवर्नमेंट विल फोर्स यू टू फॉलो द लॉ। सरकार जायज जस्टिफाइड होगी अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करने से रोके तो, और उस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा फ्रीडम वायलेट हो रहा है, रादर यू आर बीइंग फोर्स्ड टू बी फ्री बिकॉज योर फ्रीडम लाइज इन फॉलोइंग रियल विल, नॉट एक्चुअल विल। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ऊपर ऊपर से सुन करके कि मैन मे बी फोर्स्ड टू बी फ्री, लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है वो एकदम लॉजिकल है। भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रोसो के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम एनालाइज करके देखें तो क्या सामने आता है। देखिए, भारत के अंदर संविधान सोवरेन है, और संविधान जो है वो माना जा सकता है एज विल ऑफ द पीपल। संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली विल ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट इज मियरली एन एग्जीक्यूटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो यहां तक तो देख करके हमें समझ आता है कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन इज विल ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटर। तो यहां तक तो भारत का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से रोसो के आइडिया से अलाइंड होता हुआ दिखता है, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। रोसो बिलीव्स इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। भारत में तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है। रोसो बिलीव्स इन यूनिटी। रोसो मानते हैं कि एक बार जब जनरल विल तय हो जाएगा तो सब लोग उसी हिसाब से उस कानून को मानेंगे, देयर विल बी नो स्कोप फॉर डेविएशन। लेकिन भारत में देयर इज स्कोप फॉर डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, अलग अलग समाजों के लिए। जैसे खासकर पर्सनल लॉ में बात की जाए तो पर्सनल लॉ में तो कई सारी डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग नियम है, वो अपने हिसाब से मैरिजेज के, डिवोर्स के। आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलीगैमी इज अलाउड, अब असम में उसको बैन किया जा रहा है। तो भारत में डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इज अलाउड, लेकिन रोसो के कॉन्सेप्ट में जनरल विल होगा। एक बार जब जनरल विल हो गया जो सबके लिए कॉमन है, देन उसके हिसाब से जो कानून बनेंगे वो यूनिफॉर्म होंगे और सब पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहां पे थोड़ा डिफरेंस दिखता है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया रिफ्लेक्ट्स रोसोज स्पिरिट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी या जनरल विल या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट नॉट हिज मेथड। उनका जो मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो नहीं दिखता भारत में। नाउ लेट अस हैव अ क्विक असेसमेंट ऑफ रोसो एज अ पॉलिटिकल थिंकर, कि रोसो के थिंकिंग में कहां कहां पे वीकनेसेस हैं। अंत में हम लोग पॉजिटिव्स भी एक बार देखेंगे। क्रिटिसिज्म या वीकनेस की बात की जाए तो जो क्रिटिक्स हैं रोसो के, वो कहते हैं कि रोसो का जो कॉन्सेप्ट है ना जनरल विल का, वो इम्प्रैक्टिकल है, वेग है, एब्स्ट्रैक्ट है। वो कहते हैं कि संभव ही नहीं है कि समाज में सब लोग कंसेंसस के साथ एक फैसला लें, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो असल में होगा क्या, मेजॉरिटी विल स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड दे विल से कि इट इज जनरल विल। मेजॉरिटी का जो व्यू है, मेजोरिटेरियन व्यू विल बी इम्पोज्ड एज जनरल विल, क्योंकि कंसेंसस इज नॉट पॉसिबल। एंड देन इट विल लीड टू राइज ऑफ ए टोटलिटेरियन रिजीम, क्योंकि एक बार मेजॉरिटी जबरदस्ती क्लेम कर देगी कि दिस इज जनरल विल, फिर वो रोसो का, अगर रोसो के हिसाब से ही बात होनी है तो फिर वो रोसो का ये वाला कोट दिखा करके कि मैन शुड बी मेड और मैन मे बी फोर्स टू बी फ्री। जैसे मान लीजिए, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता, कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पर्सनल लॉ में पॉलीगैमी अलाउड है। अब मेजॉरिटी जो है वो कानून बना दे कि पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड एंड इट इज ए जनरल विल, और फिर वो उसको इम्पोज करे और वो रोसो का ये कोड दिखाए कि मैन मे बी फोर्स टू बी फ्री, तो फिर इट मे लीड टू सम प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट। तो अभी कानून बनाने हैं, लेकिन रोसो के हिसाब से क्या कैसा होना चाहिए, कंसेंसस से। रोसो का जो आइडिया है कंसेंसस, वो कभी संभव ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल आइडिया क्या देते हैं, लॉक मेजॉरिटी व्यू, रोसो कहते हैं कंसेंसस। लोग कहते हैं कि रोसो के इस आइडिया में प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी अपने ओपिनियन को इम्पोज कर सकता है ऑन माइनॉरिटी। शराब पीने की बात है, भाई कुछ लोगों को हो सकता है शराब पीने की इच्छा हो, नाउ पीपल में फोर्स देयर ओपिनियन ऑन द माइनॉरिटी। इसी कारण से कुछ जो क्रिटिक्स हैं लाइक बर्लिन या कार्ल पॉपर, वो कहते हैं कि रोसो तो चाहते हैं कि एक समाज बने, इगैलिटेरियन समाज बने, इक्वालिटी पे बने, लेकिन ही इज बेसिकली इनडायरेक्टली सपोर्टिंग टोटलिटेरियन थॉट। अब किंग जॉन उन जैसा जो लीडर है, वो भी ये कह सकता है कि माई ओपिनियन रिप्रेजेंट्स जनरल विल। लोग कहेंगे सर कैसे, बोले कोई बात नहीं, वोटिंग करा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन बने, ये मेरा ओपिनियन है, और इस पे वोटिंग करा लेते हैं। कोई भी इसके अगेंस्ट वोट करेगा तो मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। अब बताओ कौन वोट करेगा उसके अगेंस्ट, वोट करेगा उसके अगेंस्ट तो उसको जान से ही मरवा देगा। तो सब लोग उसके फेवर में वोट कर देंगे, फिर बोलेगा देखो ये है जनरल विल। तो देयर इज अ डेंजर ऑफ राइज ऑफ टोटलिटेरियन रेजिम। तो क्रिटिक्स जो हैं रोसो के, वो कहते हैं कि रोसो चाह तो रहे हैं कि एकदम लिबर्टी दे, इंडिविजुअल्स को कंप्लीट फ्रीडम दे, बट उनका जो जनरल विल है इट इज लाइक हॉब्स लेवियाथन ओनली। अंतर बस ये है कि हॉब्स में लेवियाथन का एक वेल वेल डिफाइंड फेस था कि लेवियाथन विल बी ए मोनार्क, विल बी ए किंग। रोसो का जनरल विल जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरल विल के नाम पे लोग को सप्रेस किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई critics call that Rousseau's general will is Hobbes' Leviathan with head chopped off. हॉब्स का लेवियाथन एक क्लियर कट एंटिटी दिखता है कि ये है मोनार्क। रोसो का जनरल विल दिखता नहीं है, लेकिन जनरल विल के नाम पे लोगों को दबाया जा सकता है, उनके फ्रीडम को सप्रेस किया जा सकता है। इसी से लिए कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि हिज रोसो's जनरल विल इज हॉब्स लेवियाथन विथ हेड चॉप्ड ऑफ। रोसो के लिए एक और बात कही जाती है कि इस थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस। रोसो की बातों में कई दफा इंटरनल कन्फ्लिक्ट दिखता है, पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ ही वांट्स एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, ही वांट्स पीपल टू लिव लाइफ द वे दे हैड इन स्टेट ऑफ नेचर, और दूसरे तरफ ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल एंड सेज कि जनरल विल मस्ट बी इम्पोज ओवर एवरीवन, मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री। तो एक तरफ फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री। ही इज एंटी मॉडर्न, मॉडर्निटी के अगेंस्ट है, येट ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न थॉट्स, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, इन सब का उनको प्रिकर्सर माना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मॉडर्न आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो सब निकल करके आ रही हैं रोसो के थिंकिंग से। जो लिबरल थिंकर्स हैं या सोशलिस्ट इंक्लूडिंग मार्क्सिस्ट, बोथ ऑफ देम कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम रोसो। रोसो ऐसी बातें करता है खिचड़ी जैसी कि इवन लिबरल्स को ड्रॉ इंस्पिरेशन कि हाँ हाँ रोसो ने तो ऐसा कहा, इवन सोशलिस्ट को ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। ही सेज कि सोसाइटी डिस्ट्रॉयज फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम नाउ ही सेज कि वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी विच कैन रीस्टोर फ्रीडम। तो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वो कहते हैं कि हमें ऐसा समाज बनाना जिससे फ्रीडम रीस्टोर हो, जबकि पहले कहते हैं कि सोसाइटी ही फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करता है।
तो ये सब क्रिटिक्स हो गए, लेकिन रोसो के जो स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव बातें हैं, नो वन कैन डिनाई इट। ही चैंपियन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सफिशिएंट ग्राउंड्स दिए। ही हैज टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजन। अब क्रिटिक्स तो कुछ भी कहेंगे घुमा फिरा करके, आप अगर ध्यान से सोचे तो इनका जो एक कोट है, मैन मे बी फोर्स टू बी फ्री, इसको ऊपर ऊपर से देख करके आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है और इससे टोटलिटेरियनिज्म राइज होगा। लेकिन आप सोचें ध्यान से तो क्या बातें हैं वो, कि भाई सबके ओपिनियन के हिसाब से पहले जनरल विल बना है और उसके बाद अब जनरल विल को सबको फॉलो करना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर लॉ की बात हो रही है, यहाँ कोई मेजोरिटेरियनिज्म को इम्पोज करने की बात नहीं हो रही है। ही इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलर सोवरेनिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट इगैलिटेरियन सोसाइटी, इज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी। उन्होंने एक और किताब लिखी है एमिल, एमिली में वो बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। वो एक गर्ल स्टूडेंट की कहानी है जिसमें बताते हैं कि नेचुरल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही कि ही वॉज क्रिटिक ऑफ रैशनलिटी, ये जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, मैथ साइंस, ये सब के क्रिटिक्स थे। वो चाहते थे कि बच्चा नेचर से सीखे, लॉजिक से सीखे। तो ये भी उनकी अच्छी बात है। ही वॉज एट दैट टाइम ओनली क्रिटिसाइज्ड मेमोराइजेशन, ही फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करता है, वो अपनी बुक एमिली में बात की थी रोसो ने। ये उनकी पॉजिटिव बातें हैं। एंड एज आई सेड, ही इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल precursor of French Revolution and the ideas associated with it like liberty, equality and fraternity. He is considered as father of romanticism. देखिए, यूरोप के अंदर इनलाइटेनमेंट के दौर के बाद जिसमें साइंस का विकास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग काफी दुखी से होने लगे साइंस से, क्योंकि हर बात में लॉजिक लॉजिक लॉजिक, हर चीज में लॉजिक की बातें करने से कुछ इंसान दुखी होने लगते हैं। और फिर इनलाइटेनमेंट या राइज ऑफ रैशनलिटी के चैलेंज में, काउंटर में या रिएक्शन में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया है रोमांटिसिज्म। तो इनलाइटेनमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन रीजन, रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशन। एंड जो रोमांटिसिज्म के कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अलग अलग तरीके के लिटरेरी फिगर्स हैं। जो लिटरेचर का राइज होता है इसके बाद से, साहित्य का विकास होता है, शेक्सपियर एंड ऑल, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, जो आप कह सकते हैं नए नए जो पेंटर्स हैं, दे वेयर फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमन इमोशन रादर देन रीजनिंग, एंड दैट लेड टू अ न्यू ब्रांच या एक न्यू फेनोमेना इन यूरोप इनलाइटेनमेंट के रिएक्शन में, जिसको कहा गया रोमांटिसिज्म। एंड रोमांटिसिज्म का भी आप ध्यान से सोचे तो इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर कौन है? रोसो ही है, क्योंकि रोसो वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्रिटिसाइज्ड इनलाइटेनमेंट, हु क्रिटिसाइज्ड एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन रैशनलिटी। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है रोसो का। कल से हम लोग जेएस मिल के बारे में देखना शुरू करेंगे, नेक्स्ट फिलोसोफर इन आवर सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।